और उस लड़ाई में आने का मुझे मौका मिला, मैं लकी मैन हूँ कि उसमें आने का मौका मिला, देखने कितना को। करीब से देखा आपने उस हमने लड़ाई को? बिल्कुल आप ये सोचो कि हमने गाँव में जिस प्रकार से पाकिस्तान के गाँव है, उसमें गाँव में कैंप किया गया, लोगों को वहाँ से खदेड़ा, लोगों को वहाँ से भगाया और ऐसे इन्फेंट्री आगे चलती थी, वो लोग क्या है कि उनको आदमी एरिया को खाली कराते थे और जो भी करते थे, मर्डर भी करते थे 70 सब। 71 में भारतीय 90 फ़ौज है जो अंदर चली गई थी। अंदर 100 किलोमीटर यानी गड्रा रोड से आप बोलो तो 100 किलोमीटर नमस्कार, आपका स्वागत है। हम लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं। पहले एपिसोड को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। हम पूरे भारत के उन तमाम फौजियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी युद्ध में हिस्सा लिया है या फिर आप ऐसे किसी शौर्य गाथा के चश्मदीद गवाह हैं, तो आप हमसे राब्ता कीजिए या आपकी आँखों के सामने कुछ ऐसे परिवार हैं, जिन परिवारों का बहुत बुरा हाल है। शहीद होने के बाद में उनका बहुत बुरा हाल है, उनका पुत्र शहीद हो जाता है, तो ये हमारी मुहिम है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं और इनको वैसे तो इंग्लिश मैन के नाम से जानते हैं क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन है वो लेते हैं। सर, जय हिंद, नमस्कार। आपका परिचय देते हुए हम आज की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आज मैं बज्जू में जीवन राम तेतरवाल जो बज्जू से हूँ और मेरी आर्मी मेडिकल कोर में 32 साल नौकरी मैंने सर्विस दिया है, यानी 1971 जुलाई में मैं भर्ती हुआ था। भर्ती होकर के मैंने मेरा सफ़र 2002 में कंप्लीट किया, यानी पूरा 32 साल पूरी मैच्योरिटी के साथ में मेरी यहाँ पे पेंशन लेकर के यहाँ पे अपनी ये बची हुई लाइफ को मैं यहाँ पे गुजार रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस जल को मीडिया का, जो जी पहली बार जो हमारे इस प्रकार के प्रोग्राम लेकर के हमारे पर पहुँचे। सुदेश जी मेरे पहली बार, यानी कि पहले भी हमें कई बार मिले हैं, लेकिन इस मैटर के बारे में जो आर्मी, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, कहाँ पे वो वहाँ पे रह रहा हो, यानी आखिरी पॉइंट तक, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल तक वो इस चीज़ को सेवा दे रहे हैं, उनके हर पहलू को समझ रहे हैं, उनके आखिरी तक, उसकी जड़ तक देख रहे हैं, उनके परिवार तक जा रहे हैं और उनके रूबरू होकर के उनकी हर परेशानियों को आपके सामने लेते हैं और उनको दुनिया के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, दुनिया के और सभी के साथ उनको शेयरिंग करते हैं। इस प्रकार से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सुदेश जी, आज हमारे बीच में आए। जी, झलको के मीडिया की तरफ से ये बहुत-बहुत फ़ेमस है। जी, वेलकम टू सुदेश जी। जी। सर, शुरुआत में कैसे आप मतलब ये बज्जू क्षेत्र जिसको कहते हैं बिरानी क्षेत्र, एक रेतीला क्षेत्र, हाँ, रूरल एरिया है। रूरल एरिया, कैसे आपके मन में विचार आया कि यार हमें आर्मी में जाना चाहिए? उस वक़्त क्या सुविधाएँ थी? देखो, ये यहाँ पे बज्जू की जहाँ तक हालात में हम बताएँ कि हमने प्रैक्टिकल देखा है कि यहाँ पे जब आप 1971 की बात करोगे, तो यहाँ से कोलायत तक कोई आने-जाने की किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं था। लिंक हुँ, मतलब रोड नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बसें नहीं थी और इवन मतलब यहाँ पे लोकलाइज़ एरिया के लिए पानी तक पीने की समस्या थी। हालाँकि पानी ज़रूर था, लेकिन वो क नमकीन पानी था, जो कि 60 फोर यानी 500 फीट अंदर से नीचे से निकाल कर के बना करके हुँ, और ऊँटों से पानी निकाल कर के यूज़ किया करते। लाइट की कमी थी, लाइट बिल्कुल नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रोड नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। तो ये बहुत ही रूरल मतलब वाक़ई में रूरल एरिया बोलोगे तो यही एक बज्जू क्षेत्र है। यानी यहाँ से कुलाय तक ये एक तरह से बहुत रूरल एरिया था और यहाँ से फ़ौज में जाने के लिए तो यहाँ पे जब बीएसएफ यहाँ पे आती थी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये भी अपनी ड्यूटी करने के लिए कैंपिंग में जाती, तो हम लोग बच्चे थे, स्कूल जाते तो देखते थे हुँ, कि ये हमारी फ़ौज है और ये पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहती है और हमारी पूरी सुरक्षा के लिए ये अपनी दिन रात यहाँ पे चौकस रहते हैं। तो हमें जिज्ञासा होती है कि क्यों नहीं हमें भी कभी मौका मिलेगा तो हम भी इस बेल्ट को बांधें। हाँ, ऐसा सोचते थे, उनको देख करके ऐसे जुनून बनता था। बच्चे थे, देखने जाते थे, उनकी गाड़ी आती थी, तो उनको गाड़ी को कलर देखने जाते थे, उनका बेल्ट देखते थे, उनकी टोपी देखते थे, उनसे दूर से ही हालाँकि डरते भी थे ड्रेस से और वैसे भी पता नहीं इस टाइप के लोग बाग कम आते थे। तो एक अपना सोच था कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में मौका मिले और हमें ये आर्मी में जाने का मौका मिले। तो जाने के बाद सब कुछ हुई, यानी मैंने अपनी जर्नी जो है 1971 जब युद्ध चल रहा था, उस समय हुँ, हम जब ये कैंप लगते थे, हुँ, फ़ौज आ करके हर जगह कैंपिंग लगाती थी और वहाँ से लोगों को, बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाती। यानी वहाँ पे इंटरव्यू इनरोल होने के लिए वहाँ इतना सिस्टम नहीं था हुँ, कि हुँ, मेडिकल होनी चाहिए, रिटन पेपर होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। वो सब चीज़ें उस टाइम में नहीं थी। सिर्फ़ वो कागज़ात देखते थे और आदमी का एक स्ट्रक्चर दिखते थे। हुँ, आदमी है, ठीक है, कैसा है, ठीक है। उसका उसका क्या दौड़ना है, कैसे उसका इवेंट्स जो करवाना है या उनको फिज़िकल टेस्ट करवानी है, दौड़ करवानी है, मेडिकल करवाना है, ये सब कुछ नहीं था। आदमी चाहिए उनको, किस प्रकार का आदमी, वो आदमी चाहे वो कैसा भी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ हुँ, है,
ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उसमें आर्मी का युद्ध भी चल रहा था, आर्मी का पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा था। तो उस समय हम यहाँ पे कैंप लगा था, यहाँ पे फरौदी क्षेत्र में। अच्छा, यहीं पास में ही? हाँ, यहाँ से तकरीबन 7-80 किलोमीटर या फरौदी एरिया, जहाँ पे एक गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में मिलिट्री के लोग आए और वो कैंप लगा करके लोगों को वहाँ पे भर्ती कर रहे थे। कैंप लगा करके भर्ती कर रहे थे। भर्ती होने के बाद वहाँ पे कागजात भेज के जिसको जहाँ जाना है, यानी आर्मी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यानी उसमें बहुत सारे ग्रुप है ऐसे। जैसे मैं जिस आर्मी में गया वो आर्मी मेडिकल कोर थी। कुछ लोग नेवी में गए, कुछ एयरफोर्स में गए। तो अलग-अलग ये 3 आर्मी है, मोटे ग्रुप, बड़े ग्रुप में 3, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। तो मैं आर्मी में, आर्मी में बहुत सारे ग्रुप है, ईएमई है, ईएमई है, एएससी है, आर्मी एजुकेशन कोर है, आर्मी सप्लाई कोर है, आर्मी इंजीनियरिंग कोर है, आर्मी मेडिकल कोर है, आर्मी पोस्टल सर्विस है। इस प्रकार कहने का मतलब 50-60 अपने डिपार्टमेंट आपका है। किस में हुआ था? मेरा जो है, मैं यहाँ से जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे पता कि आप सिग्नल में वैकेंसी है, जहाँ वायरलेस ऑपरेटर का आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन उन्होंने दिया कि आर्मी मेडिकल कोर, जहाँ पे कंपाउंडर, एज ए मेडिकल में कंपाउंडर, जिसको नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं, कंपाउंडर बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला, तो हमने बोला कि नहीं, हमें तो इसके बारे में अभी तो कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। वायरलेस ऑपरेटर बहुत बड़ा बात, नाम जब हम नाम ले रहे थे तो हमने सोचा ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, इसका मतलब बहुत बड़ी कोई पदवी है। तो हमने बोला हम तो इस दोनों चीज़ों के बारे में, हालांकि हमें उतना नॉलेज नहीं, आप अच्छा समझते हो, जैसा आप समझते हो, जैसा आप गाइडलाइन दोगे उसी अनुसार से हम अपने ड्यूटी पे चले जाएंगे। आपने उस 71 वाले युद्ध को करीब से देखा अच्छा, आपने? मेरे 71 में, उसके बाद हमारे 5-6 महीने वहाँ पे जाने के बाद ट्रेनिंग हुई, और जल्दी जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि उसमें युद्ध छिड़ गया था। और युद्ध लगने मुझे अपने जोधपुर बाघा बॉर्डर यहाँ पे आने का चांस मिला, जो कि मैं मेडिकल कवर देता था। पंजाब बाघा बॉर्डर या जोधपुर अरे बाघा बॉर्डर? ये गडरा रोड, हाँ, गढ़ा रोड। हाँ। जोधपुर गडरा रोड है। गडरा रोड से आगे जो इससे के लोकलाइट एरिया था, उसमें हमने मेडिकल कवर करने का हमें मौका मिला। और उस लड़ाई में आने का मुझे मौका मिला, मैं लकी मैन हूँ कि उसमें आने का मौका मिला। कितना देखने को करीब से देखा आपने उस हमने लड़ाई को? बिल्कुल, आप ये सोचो कि हमने गांव में, जिस प्रकार से पाकिस्तान के गांव है, उसमें गांव में कैंप किया गया, लोगों को वहाँ से खदेड़ा, लोगों को वहाँ से भगाया। और ऐसे इन्फेंट्री आगे चलती थी, वो लोग क्या है कि उनको आदमी एरिया को खाली कराते थे, और जो भी करते थे, मर्डर भी करते थे। 71 में भारतीय 90 फौज है जो अंदर चली गई थी। अंदर 100 किलोमीटर, यानी गडरा रोड से आप बोलो तो 100 किलोमीटर अंदर चली गई थी। अच्छा। यदि 1 या 2 दिन यदि युद्ध और चलता तो शायद लाहौर तक कंप्लीट कर लेते, लेकिन पैदल चल के हम 100 किलोमीटर एरिया कवर कर चुके थे। ये हमने प्रैक्टिकल देखा। हाँ, किस प्रकार की वो चीजें थी, किस प्रकार से आपको लीड किया जाता था, वो कैसी दुविधाएं होती थी, रात कैसे गुजारते थे? ऐसे थे कि हमारे पीछे बैक सपोर्ट जो था, पब्लिक जो अपनी सिविल पब्लिक थी, वो हमें राशन पानी का है, खाने का है, पानी का है, हमारा सपोर्ट रहता था उनका। जो भी वहाँ के लोकली गांव के थे, तो वो धीरे धीरे हमारे साथ ऊँट गाड़ों से पानी का सप्लाई देना, खाने का भी सप्लाई वो देते थे, बिस्कुट्स वगैरह देते थे, कभी पूड़ी बना के ले आते थे, पीछे से चलता थे। हम लोग, हमारी इन्फेंट्री जो थी वो धीरे धीरे आगे एडवांस करती रहती थी, और गांव में उन गाँव को खाली कराते थे, उनको बोलते थे आप अपनी जगह पे चले जाओ, तो वो लोग आगे अपने एडवांस करके चले जाते थे। ऐसे गांव के गांव खाली कराते रहते, चलते थे। हालांकि कोई कोई ऐसा कोई गोली से मारना करना ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आगे आर्टिलरी जो थी वो आगे चलती थी, जहाँ पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता था, वो आर्मी अपने आप वहाँ पे बमबारी करती थी, आगे काम करती थी। लेकिन लोकल जो आदमी थे, जो आदमी वहाँ पे, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, जिनके पास कोई लड़ाई का इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई हथियार नहीं था, वो लोग एकदम सिंपल अपने हाथों को ऊपर कर देते थे और सिलेंडर कर लेते थे। तो उनको ऐसा कोई नुकसान नहीं करते थे, उनको सिर्फ यही बोलते थे कि आप आगे चले जाओ, बस गांव खाली करो। तो ऐसा हमने ये प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी में हमने ये देखा। हालांकि उनको ऐसा कुछ नुकसान नहीं किया, किसी को ऐसा कोई उनके बरखिलाफ ऐसा कुछ करना या मारना या तोड़ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब इतना, मतलब 100 किलोमीटर एरिया कवर करना एक बहुत बड़ी बात थी। आज सोचते कि उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस का राज था। इंदिरा गांधी ने ये उसमें उन्हीं के शासन में ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद हम वहीं पे डिप्लॉयमेंट, हमारी फौज रही, उस एरिया को छोड़ा नहीं, वहाँ पे लगी रही, हमारी फौज लगी रही। लेकिन जब समझौता हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लिया था अपनी ज़मीन जो अक्वाई करके रखी थी, वापस उसको रिटर्न करके हमें अपनी ही जगह पे, यानी अपना जब लाइन ऑफ कंट्रोल हिंदुस्तान जो पहले था 100 किलोमीटर के अंदर, वापस अपनी जगह पे आए। अच्छा, ये सब गवर्नमेंट का कंप्रोमाइज़ था। कभी आपने अपने करीब से बारूद फटते देखा या ऐसा कुछ आपने देखा? बहुत हाँ। बारूद फटते हुए हमने, जैसे वहाँ पे माइंस वगैरह अंडरलाइन करते थे वहाँ पे,
तो ऐसे बहुत सारे जो एक्सीडेंट हुए, हुँ। जिनके हाथ पैर चले गए, पैर चले गए, आपके साथियों के? अपने साथियों के भी चले गए, हुँ, पशु वगैरह उनके भी मर्डर काफ़ी इसके हो गए, क्योंकि माइंस लगे ही रहते थे। हुँ, कहीं हुँ। कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं ऊपर किसी ने वजन रख दिया, पैर रख दिया, या किसी वजह से ये चीज़ें तो नॉर्मल बहुत इंडियन सारी हुई है। इंडियन आर्मी बाकी कंट्रीज से अलग क्यों है? कहते हैं कि इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा जोश है और एक बार इंडियन आर्मी जहाँ पैर रख देती है, इसके बाद में उसका मुकाबला शायद पूरा विश्व मिलके नहीं कर सकता। इंडिया की फ़ौज, मैं कहूँगा हुँ, कि आपको ये बताऊँ कि जब उस समय इस सिचुएशन में जब चले जाते हैं लोग बाग, हुँ, तो उनका एक आप देखो कि उनका जुनून और जोश जो होता है, कुछ ऐसे सोचते हैं कि पीछे वो कुछ नहीं देखते हैं। हुँ, ऐसा मतलब लोगों में इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की स्पिरिट बन जाती है हुँ, कि वो इस अपनी, मैं कहूँ तो कि भी अभी हमें कुछ होने वाला है, या हमारा मर्डर हो जाएगा, या हम चले जाएंगे दुनिया से, हुँ, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। इसमें इस प्रकार की, मतलब ये जो उत्तेजना, इस प्रकार का करंट भर दिया जाता है, इस प्रकार का स्पिरिट भर दी जाती है। जैसे हुँ, कैसे बोलते हैं ना, किसी को गुड़िया उड़ाते हैं, उसके चाबी भर देते हैं, आकाश में कैसे उड़ते हैं, हुँ, तो वैसे उनको मतलब इस प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, इस प्रकार का अनाउंसमेंट मिलता है, इस प्रकार के हमारे जो गाइडलाइन में हमारे जो लीडर होते हैं, वो भी एक एडवांस, मतलब एवन मतलब पूरी ट्रॉली को कमांड करने वाले एक कमांडर होता है, वो भी एक एडवांस चलता है। हुँ, तो नॉर्मल जवान भी उसको देख करके उसमें ये सोचता है, जी हमें जो कुछ करना है देश के लिए करना है, उसमें ये नहीं, पीछे नहीं हटता है हुँ, कि मुझे यहाँ से डर करके मैं मर जाऊँगा, या घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये सभी याददाश्तें वहाँ जाने के बाद जब उस टाइप का माहौल बन जाता है, ये पूरी पूरी दुनिया, अपनी घर की दुनिया उसको भूल जाता है, हुँ। और देश के प्रति उसके बहुत बड़ा भावना, उस भावना से वो आगे बढ़ता है। ये नहीं सोचता कि ये कुछ हो जाएगा हमारा वो। इसके बाद में फिर आप 3 साल यहाँ रहे, इसके बाद में आपके कहाँ-कहाँ को कौन-सी जगह उसके पोस्टिंग हुई? ठीक उसके बाद हमारा ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ था। हुँ, आर्मी मेडिकल कोर का ट्रेनिंग सेंटर, जो वहाँ पे ट्रेनिंग, बेसिकल ट्रेनिंग होती है। हुँ, उसमें ट्रेनिंग जो हुई थी हमारी, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट टाइम में, एकदम शॉर्ट सर्किट में हुई। कहने का मतलब उसको इतना मतलब जल्दी से पूरा किया गया कि हुँ। सिर्फ़ आपने अपने को इस प्रकार से काम वक़्त करना नहीं है। था। वक़्त नहीं है हमारे पास इतना पूरा ट्रेनिंग देने की। हुँ, तो उन्होंने अपने एक थोड़े से टाइम में 2-3 महीने के अंदर जो कुछ करना था, हमें ट्रेनिंग दे कर के हथियार चलाना है बस। हाँ, इतना ही काम किया, और इतना ही काम हमारे लिए ज़रूरत थी उसमें। हुँ, तो वो उन्होंने आर्मी ने जो कर लिया, उसके बाद हमें पोस्टिंग जबलपुर, पहली पोस्टिंग मिली हुँ, जबलपुर से। बाद उसके बाद 3 साल, ढाई साल वहाँ रहे, हुँ, क्योंकि हमारी इस प्रकार की पोस्टिंग होती है कि 3 साल या ढाई साल के बाद हमें अपनी दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। हुँ, उसके बाद हम इस साइड में चले गए, मेरठ चले गए। हुँ, मेरठ से फिर हम लोग वापस अपने सिक्किम में चले गए, हुँ, जहाँ सिक्किम अपना हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब 1700 माइल, 1700 फीट हाइट पे, जहाँ के बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है। हुँ, तो वहाँ पे कंचनजंगा पे हम चले गए, हुँ, नथुला बॉर्डर पे हम चले गए। उधर अपने वहाँ से अपने सीधे हम मेरठ आ गए, हुँ, सॉरी, हम नासिराबाद आ गए, हुँ, लखनऊ फिर हम चले गए, फिर औरंगाबाद चले गए, हुँ, फिर जालंधर चले गए, फिर अपने डक्साई चले गए, धर्मपुर डक्साई जो हिमाचल के एरिया में, वहाँ पे चले गए, फिर J&K चले गए, फिर उधमपुर, नॉर्थर्न कमांड उधमपुर चले गए। यानी आर्मी का जब एक पोस्टिंग, जब पूरा आदमी जब 30-32 साल नौकरी करता है, तो ये 4-5 कमांड्स होती है। हुँ, कमांड मतलब ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ कमांड और सेंट्रल कमांड। यानी सेंट्रल कमांड हमारे इंडिया का सेंट्रल एरिया है, वो है लखनऊ। हुँ, ईस्टर्न कमांड हमारा आता है दिल्ली, और वेस्टर्न कमांड इसका चंडीगढ़ आता है। और उसके बाद ये नॉर्दर्न कमांड उधमपुर आता है, और साउथ कमांड हमारा पूना आता है। हुँ, यानी पूना, इस प्रकार से हमें 5 कमांड होती है। सर्विस में आदमी को पाँचों कमांडों में एक-एक बार उसको चॉइस चांस मिलता ही मिलता है। हुँ, फिर उसको पीस स्टेशन भी काउंट में होता है, हार्ड फील्ड भी रहता है। जैसे हम जम्मू, वहाँ पे नागालैंड रहे हैं, आइज़ॉल हम रहे, हाँ, दीमापुर हम रहे, सिलचर हम आसाम में रहे, आइज़ॉल जो कि बिल्कुल ये राजधानी है इसके, हुँ, इम्फाल वगैरह वहाँ पे रहे। तो इस प्रकार का ऐसा-ऐसा एरिया, जहाँ पे कोई गाड़ियों का आना-जाना नहीं होता था, जहाँ खच्चर से अपने बार जैसे म्यूल्स होते थे, म्यूल्स जैसे अपने चुंगथांग, लाचुंग, चुंगथांग, छंग, एक गंगटोक से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ सिक्किम है, जहाँ पे चुंगथांग एरिया है, जहाँ पे हुँ, ये नदी चलती है अपनी, ये ब्रह्मपुत्र नदी हुँ, चलती है, हुँ, वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अपने म्यूल्स जो अपने मिलिट्री में म्यूल्स होते हैं, मतलब म्यूल्स मतलब ये खच्चर, हुँ, खच्चरों पे पानी का जो देना देना होता था, राशन उस पे जाता था। और बहुत ऊंची पहाड़ियों में, क्योंकि आदमी लेके चल नहीं पाता था, तो खच्चरों से हमारे राशन पानी वहाँ से सप्लाई, ऐसा भी एरिया होता है। हाँ, और ऐसे एरिया में जहाँ पे आगे जाने के बाद आपको कुछ राशन लेकर के खुद को
खच्चर भी नहीं जाते, खुद को भी उस पोस्ट ऑफ जैसे कंचनजंगा है, तो वहाँ पे भी हम मेडिकल कवर देते थे। कंचनजंगा जो बिल्कुल हिमालय के बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल सिमटी हुई है पर वहाँ चाइना का बॉर्डर वगैरह है। चाइना हमारे बिल्कुल सामने है। नथुला जाओगे तो चाइना बॉर्डर प्लस पास में है। नथुला पर भी से वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है, मतलब कोई भी व्हीकल्स वगैरह नहीं जाती है, लेकिन वहाँ पे राशन पानी वो ड्रॉप होता है। सीधा हेलीकॉप्टर ऊपर से। ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी जगह बना के रखे, तो वहाँ पे जो है बाई हेलीकॉप्टर जाएगा, वहाँ पे ड्रॉप करके आके राशन लेके। तो इस प्रकार की ज़िंदगी जो है आर्मी के लिए हर जगह भेजते हैं, हर जगह हर फील्ड में भेजते हैं, हर मौसम में भेजते हैं, हर चीज़ को उसको चलना फिरना, उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का चलन, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, वहाँ का एटमॉस्फेयर, ये सब रेसिस्टेंट करना पड़ता है। जैसे राजस्थान में आ जाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। हाइटी में चले जाओगे जैसे चुंगथांग, लेचुंग, छातंग, सिक्किम में चले जाओगे तो माइनस डिग्री में, माइनस से भी और माइनस में चले जाओगे। ऐसे आप गंगटोक में चले जाओगे तो वहाँ पे, ऐसे आप सिलचर में चले जाओ, आसाम चले जाओगे तो वहाँ पानी की दिक्कत है, वहाँ ऐसे पानी आता है। अच्छा, आपने मतलब इतनी अच्छी जो इंग्लिश है वो इंग्लिश कहाँ से सीखी? इस आर्मी के एक क्षेत्र में कहाँ चलते गए और कैसे-कैसे मतलब ये आपके कन्वर्ट होते गए? जैसे अभी ये हाँ। इसके बारे में मैं ये बताऊँगा कि इंग्लिश समय ना तो यहाँ पे कोई स्कूल थी, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई हुँ, फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पे इस एरिया लोकलाइज़ में नहीं। जब तक वो स्कूल में पढ़े तो ऐसे ही चलते-फिरते पढ़े। हुँ। मैं कहूँ ना, बोलते संगत से रंगत बदलती है, कि जैसी संगत होगी तो संगत के। थोड़ा-सा बोल के बताएँगे? Okay, just today, just we are sitting in the Bajju Central area हाँ। with the Jalco Media. I say I will welcome to the Jalco Media because with such a, it's the first time you meet come to my house and just give my interview in this regarding my the service life in the army. So as a army person, because I am not goes through this in English medium in my this childhood life, but I just in service, in my service, I just contacted to so many persons. They are coming from the outside area, maybe the Air Force or maybe Navy and other the southern South Indians, because southern Kerala, Karnataka, this Bangalore, वगैरह. These people are working in this medical line, and they are especially in the English medium because they don't know this Hindi medium. So just they are servicing with me, and we are just any the procedure, any this medium, we are using this English. So that is why I have to take the practice. I have not taken any classes or any this faculties to learn by this is language, because I am just normally we are routinely they are speaking in the बोल so तो नहीं पाऊँगा, आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन समझ मैं ज़रूर पा रहा हूँ। आपका जो गज़ब का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़बरदस्त है। अंतिम प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, 71 की कोई ऐसी याद जो आपको कभी याद आती हो, जो आप पूरी ज़िंदगी में कभी आप भूल नहीं सकते? उस युद्ध की जब आप 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गए, पाकिस्तान को ठोका, धूल चटाई। आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग हमारे इन्फेंट्री जो हमारे बहुत क्लोज में हमारे फ्रेंड थे, जो साथ एक टेंट में रहते थे, तो वो ऐसे इंजूर्ड हो गए, और वो कुछ एक इतने मतलब उनको ऐसे प्रकार से मतलब घाव यानी इस प्रकार के चोट जो चिल्ल रहा थी, इस प्रकार से जो चिल के आए, और उनके ब्रस्ट लग गया, जैसे चेस्ट में लग गया, किसी के ब्रेन में लग गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। इस प्रकार के हमारे साथी थे जो हमके हॉस्पिटल में रहते थे, हम हॉस्पिटल उनकी सेवा करते थे और बातचीत करते थे कि दोस्त आपको किस जगह पे कहाँ पे क्या चोट आई, कहाँ पे क्या आपने किया था वैसे। तो वो बताते थे अपने जीवन की। हम जब उस एडवांस लाइन में हम वहाँ पे थे, तो हमें इस प्रकार से इंजरी हो रहा है, वो दुनिया से कुछ लोग हमारे आंखों के सामने भी वहीं भी ऑन द स्पॉट भी चले गए। हम वहाँ से उनको घायल आदमी को फर्स्ट एड देने के लिए वहाँ से पिकअप करके, स्ट्रेचर पे पिकअप करके उनको लेके आते थे। वो बोलते नहीं थे, अनकॉन्शियस थे, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था। और जो हम बिल्कुल हमारे साथ खाना खाते थे, सुबह वो ज़िंदगी से हाथ धोते थे, वो देश के लिए, अपने इस महान देश के लिए, अपने देश रक्षा के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपनी ज़िंदगी को ऐसे दुनिया से चल बसते थे। तो हमारे ऐसे लगता था कि कल हम साथ में खाना खाए थे और हमारे से अलविदा हो गए। हम बहुत उसके प्रति अपनी नम आँखों से उनको विदाई देते थे और अपने हाथों से देते थे। रात हम साथ थे, आज वो हमसे अलविदा हो गए। लेकिन करें क्या, ऐसा कुछ टाइम था, ऐसा कुछ वक़्त था कि ऐसा हम देखने का आँखों के सामने मिला। शायद दोबारा हमें ज़िंदगी में ऐसा चांस नहीं मिला, लेकिन वो पल हम नहीं भूल सकते। हम ज़िंदगी से अमर, जब तक ज़िंदगी रहेगी, जब तक हमारी सांस रहेगी, उन लोगों को नहीं भूल गए जो हमने करीब से देखा और करीब से उनको दुनिया से अलविदा भी किया, हाथों से किया। ऐसे-ऐसे वो धन्य है उस देश के लिए जो अपनी जान निछावर की, वो कुर्बानी दी उन्होंने, और वो हमेशा-हमेशा की दुनिया से चल बसे। उनके पीछे क्या रहा, क्या नहीं रहा, वो क्योंकि अभी मेरी उम्र भी ज़्यादा है, मेरी 75 प्लस है।
तो अभी मुझे पेंशन आए हुए भी 20-22 साल हो गए। यानी कल मेरे आने के बाद कुछ लोग भर्ती हुए वहाँ जाके आ गए। हम जब तक रहे, इस प्रकार के मोबाइल नहीं था, ये कंप्यूटर नहीं था, ये सब कुछ मतलब इतनी एडवांस नहीं था। अभी सब कुछ लोगों को मिल रहा है। तो हम अभी भी ये सोचते हैं कि हमें मौका मिले फिर से जाने का, अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कभी हमें चांस मिले कि हम जाएँ और इस देश के लिए कुछ करें, लेकिन ऐसा सौभाग्य हमारे कहाँ मिलना है, अभी मिलना बहुत मुश्किल है। जी, बिल्कुल, बहुत उम्दा बात कही आपने तेतरवाल साहब और बहुत ही अच्छा साक्षात्कार रहा। आप हमारी इस लीडिंग में सेकंड नंबर पे आप हैं और इनफैक्ट हम पूरी इंडिया का जो है एक भ्रमण करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आपका बहुत सुनहरी जो यादें हैं, वो बताई और दुश्मन देश को किस तरीके से आपने धूल चटाई, वो भी आपने हमारे साथ किस्सा शेयर किया। तो आभार आपका। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत आभार। तो मिलते हैं एक नई कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। फौजी भाइयों का मंच है। इस फौजी भाइयों के मंच को सुनहरा बनाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।